आज दोस्तों क्लास 9th एंड 10th स्टार्टिंग हो रही है। सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण और चैप्टर है वर्ण विचार। चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार में दोस्तों वर्ण विचार पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजन और स्वर्ण की क्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो स्वर की सहायता से बनता हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क, ख, ग इत्यादि। दोस्तों क, ख, ग एक व्यंजन वर्ण है जो स्वर की सहायता से बना है। तो दोस्तों वो कैसे है? तो यहां देखें, हम लोग क जोड़ अ के बारे में चर्चा करेंगे। बचपन में हम लोगों ने पढ़ाई करते थे क जोड़ अ क। ये शुद्ध नहीं है भाई, ये क जोड़ अ अशुद्ध है। ये शुद्ध व्यंजन बनाने के लिए क हलंत जोड़ अ क बनता है। अ से ये क से छोटा हलंत होता है, क से छोटा हलंत होता है, इसलिए क हलंत और जोड़ अ दोनों मिल करके क का निर्माण होता है। कभी भी आपको किसी ने बताए कि क जोड़ अ क, तो आप इस पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण ये कभी नहीं बताती है कि गलत पढ़ाई करें। व्याकरण की शुद्ध बोलना या सिखलाने वालों को व्याकरण कहा जाता है। इसलिए ये शुद्ध क्रिया इनकी को हलंत जोड़ अ होता है। ख का उस प्रकार ख हलंत जोड़ अ, तो ये भी क्या बन जाएगा? ख। क्या बन जाएगा? ख। और गो हलंत जोड़ अ तो क्या बन जाएगा? ग। अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा? आ गया? आगे चलते हम लोग। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? क्वेश्चन लिखिए, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है?
कोई जानता है? मूल व्यंजन की संख्या नहीं पता? तो बाबू मूल व्यंजन की संख्या 33 होता है। कितना? 33, जो क से ह तक होता है। कहाँ तक? क से ह तक आप गिनती कर सकते हैं। क ख ग घ च छ ज झ य ट ट ड ढ न त त द ध न प प ब भ म। इसी प्रकार चले जाइए। कहाँ तक? ह तक। टोटल कितने पूरेंगे? 33। प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम। व्यंजन वर्ण की कुल मूल व्यंजन कितने? 33। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? आंसर में 3। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्वर्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं व्यंजन के भेद? बोलिए। 3। कौन कौन? समझ में आ गया होगा? आगे अब हम चलते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? आंसर लिखिए। जो व्यंजन कंठ तालु मूर्धा ओठ दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्पर्श, तो स्पर्श की क्रिया, स्पर्श होता क्या है? इस सब की सहायता से बोला जाता है। सहायता कैसे मिलता है भाई? तो सहायता एक ऐसी क्रिया है जो कि मदद मिलना। क्या होना? मदद मिलना। तो कोई किसी को मदद मिलता है तभी वो बोले जाते हैं ना। तो जैसे स्पर्श की क्रिया, तो स्पर्श का अर्थ होता है सटना। क्या होता है? सटना। जैसे ओठ से ओठ में सट जाता है, जीभ मूर्धा से जाके सट जाता है,
जीव दंत से आकर के सट जाता है, दंत दंत में आकर सट जाता है, या फिर सीधा कंठ से कोई आवाज निकलती है, समझ रहे हो, उसी को कहता है स्पर्श। क्या कहता है? स्पर्श। समझ में आ गया होगा। उसकी सहायता से कोई भी चीज बोले जाते हैं उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क, ख, ग, ये कहीं की यानी सीधा क्या होती है, कंठ से नीचे टपक जाता है। कहां से टपक जाता है? कंठ से सीधा नीचे। अब देखिए तालु, तालु क्या होता है पता है? जीभ जब हम लोगों का ऊपर, मतलब सबसे पहले जीभ जब ऐसे मोड़ करके, ऐसे जैसे मोड़ता है ना, जीभ मोड़ करके ऊपर की भागों में, कहा में? ऊपर की भागों में सट जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। तालु समझते हैं ना। जीभ क्या होगा, सबसे पहले मोड़ा जाएगा, जैसे कि चो, छो, जो। जीभ क्या होता होगा, देखो जो बोलता होगा, जीभ मोड़ा करके सीधा कहां चल जाता है? ऊपर की ओर चल जाता है। कहां चल जाता है? तो ऊपर की ओर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। अब देखिए मूर्धा क्या होता है? मूर्धा पता है? मूर्धा नहीं ना। देखिए जैसे चो छो आप बोल रहे थे, चो छो की क्रिया किससे हो गई? तालु से हो गई। अब देखिए अगर आपको बोल दे मूर्धा, तो मूर्धा का दोनों जीभ जो ये होता है ना, किनारे के जीभ की भाग है ना, ये ऊपर वाले में जाकर के दांत के बगल वाले में जाके सटेगा। कहां में? दांत के बगल वाले में जाके सटेगा, उसी को हम लोग कहते हैं मूर्धा। जैसे टो होता है ना, ठो, डो, ढो, सॉरी, तालु होता है उसी के बगल वाला, मतलब कि दांत के बगल वाले वहां पर नहीं पाया जाना चाहिए, जो बोर्ड की गाइडलाइंस के सख्त खिलाफ है। अगर ऐसा होगा तो हो सकता हो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए और आप बोर्ड परीक्षा फ्यूचर में देने के लिए एलिजिबल ना हो पाए। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि आप जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हमेशा अपने पास रिसोर्सेज बहुत सही तरीके से रखें। जैसे कि आपके पास 2 से 3 पेन होनी चाहिए। अगर आप ब्लैक ब्लू पेन का यूज करते हैं तो 2 ब्लैक 2 ब्लू कम से कम आपके पास होनी चाहिए कि मान तालु। क्या? तालु। और ओठ से ओठ जब सटता है तो ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। और दांत में दांत सटता है तो दंत। क्या? दंत। समझ में आ गया होगा टोटल के बारे में। चलते हैं आगे हम लोग। कहता स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दांत आदि की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे हम कोई भी वर्ड जैसे बोले कोबर का उच्चारण कंठ से, चौबर का उच्चारण तालु से, ठीक है, टोबर का उच्चारण मूर्धा से, और पोबर का उच्चारण ओष्ठ से, और तोबर का उच्चारण दंतोष्ठ से, मतलब दांत से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लिखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? मैंने पहले ही बताया था ये चीजें। कितना भाई? नहीं पता, भूल गए सब। आंसर में 25 क वर्ग से प वर्ग तक, मतलब क से म तक। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। कौन कौन? कौन कौन भाई? पता नहीं।
5 वर्गों में कौन कौन वर्ग है भाई? तो पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा ट वर्ग, पांचवा प वर्ग। यही वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में शब्दों की संख्या कितनी है? 5 है और 50 कितना हो गया? 25। मतलब कि आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। लिखिए अगला क्वेश्चन। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भाई? मैंने बता चुका हूं, कंठ। कंठ से सीधा पांचों वर्ड का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। किसका किसका? क, ख, ग, घ, अ। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर में क्या लिखेंगे? तालु। अगला क्वेश्चन, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर में लिखेंगे मूर्धा। आंसर में क्या लिखेंगे? मूर्धा। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन था ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर में क्या लिखेंगे? तो वर्ग का दंत है। ध्यान दिया कीजिए। तो वर्ग का क्या है? दंत। पूरी अच्छी तरह से ध्यान दिया कीजिए भाई, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि मुंह में जो आता है बोलते चल जाइए। पहले सोच लीजिए किसका है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। मैं बता दिया हूं तुम लोगों को कि आप उच्चारण करके देखिए मुंह से, कहां सट रहा है कौन सा वर्ग। पो पो, तब ना यहाँ होस्ट में आ रहा है, हैं? अगर कहते हैं हम लोग तो क्या ओष्ठ सट रहा है क्या? तो दंत आ रहा है ना। तो इसलिए आप लोग पहले सोच लीजिए। तो का उच्चारण स्थान फिर से मैं एक बार दोहरा दूं। क वर्ग का उच्चारण स्थान च वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान
तौर का उच्चारण स्थान और पौर का उच्चारण स्थान। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे की ओर चलते हैं। बताइए जिसका तो दूसरा हमारा था अंत्यस्वर्थ व्यंजन किसे कहते हैं ना। ये आपका स्पर्श व्यंजन खत्म हुआ और अंत्यस्वर्थ व्यंजन चालू हो गया। अंत्यस्वर्थ व्यंजन किसे कहते हैं? आंसर जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान जीभ तालु, जीभ तालु दांत और ओष्ठों से ओष्ठों के परस्पर सटने से होता है उसे अंतस्वर्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श के बारे में मैं अभी बता चुका हूं। स्पर्श का मतलब होता है सट करके हट जाना, सट करके हट जाना। और परस्पर का मतलब होता है सटे हुए रहना। क्या? सटे हुए रहना। लेकिन परस्पर में हल्का सटता है, पूरा सटता नहीं है। और स्पर्श में पूरा सटता है, हल्का नहीं। और परस्पर में हल्का सटा हुआ रहता है, हल्का सटा हुआ रहता है। लेकिन वहां से सटता जो है किसी भी शब्द बोलने में वहां से हटता नहीं है और पूर्ण रूप से सटता भी नहीं है। हमने मैथ में पढ़े थे। कॉन्ट्रैक्शन में एक क्वेश्चन रहता है, कहा जाता है कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर रेखा खींचा गया और वह 60 के कोण पर झुका हुआ हो, जो वृत्त से स्पर्श करता हो। वृत्त से क्या करता हो? स्पर्श। तो बाहरी बिंदु से जैसे आपका 60 पर झुका हुआ होगा तो ये जो है 90 का कोण बनाते हुए यहां से चला जाता है। तो ये जो हो रहा है यहाँ देखिए, है ना, ये है ना, ये रेखा क्या हो रही है? ये वृत्त में सट रहा है ना। लेकिन सट के क्या हो रहा है? सटते हुए चले जा रहा है। क्या हो रहा है? सट कर चले जा रहा है। तो ये स्पर्श रेखा कहला जाती है। क्या कहला जाती है? स्पर्श रेखा। तो आपने क्या देखा था अभी? व्याकरण में भी पढ़ रहा था, को, ख या प। देखिए पहले सटा ना, फिर वो क्या हो गया? हट गया। मतलब सटते हुए क्या हुआ? चला गया। सटते हुए क्या हो गया? चला गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श। अगर सट के ही रह जाता है,
जैसे किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई परस्पर रेखा 60 के कोण पर झुका हुआ, ये परस्पर रेखा है ना, यहाँ पर जैसे ये 60 के कोण पर झुका हुआ रहेगा, तो यह परस्पर रेखा, परस्पर मतलब देखो यहाँ पर सटा हुआ है, वो की पूरी तरह नहीं, वो भी क्या पूरी तरह नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये देखिए बाहर तक आया है नहीं ना, ये यहीं तक क्या है सट करके रह गया है ना। परस्पर क्या होता है? पूरी तरह सटता नहीं है, और स्पर्श क्या है? पूरी तरह सटते हुए चले जाता है, पूरी तरह सटते हुए चले जाता है। जैसे ये है, ये यहाँ तक चला आया ये, तो ये परस्पर हो रही है, क्या हो रही है? परस्पर, क्योंकि ये बता रहा है कि ये आगे तक नहीं गई ये रेखा, ये जैसे इसमें सटा उस वैसे रुक गया, जैसे सटा, इसको क्या कहेंगे? परस्पर। क्या कहेंगे? परस्पर। और ये सटते हुए चला जाता है, जिसको क्या कहेंगे? स्पर्श। कहीं पर दिक्कत है? स्पर्श परस्पर, स्पर्श और परस्पर में नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या देख रहे थे व्याकरण में समझाने के लिए कहाँ आना पड़ता है? समझाने के लिए कहाँ आना पड़ता है? मैथ में। कहाँ? मैथ में। ये परस्पर और स्पर्श जो था कहाँ की थी? मैथ की। लेकिन ये स्पर्श व्यंजन और परस्पर व्यंजन है ना, उसमें आने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत है। लेकिन दोनों सेम है क्वालिटी, सिर्फ इसमें रेखा की क्रियाएं कर लेती है और इसमें शब्द का उच्चारण की क्रिया कर लेता है ना। तो मैं अभी पढ़ा रहा था अंतस्वर्त व्यंजन, जिस व्यंजन का उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर से बोले जाते हैं। किसे? ओष्ठ के परस्पर से बोले जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? अंतस्वर्त व्यंजन कहते हैं। जैसे में यो क्या है? यो, रो, लो, वो, ये चारों क्या है? अंतस्वर्त व्यंजन है। स्पर्श की संख्या, अंतस्वर्त की संख्या कितना? लिख लीजिए। अंतस्वर्त व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन? यो, रो, लो, वो। आगे चलते हैं। यो का उच्चारण स्थान क्या है? यो का उच्चारण स्थान यो का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। जीभ। दूसरा, रो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तीसरा, लो का उच्चारण स्थान क्या है? दांत, जिसको हम लोग दांत कहते हैं। और व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इस प्रकार की आपकी क्रियाएं हैं। अब हम आगे की ओर चलेंगे। आपने अभी क्या पढ़ा? अंतस्वर्त व्यंजन। अंतस्वर्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4। कौन कौन? यो, रो, लो, वो। यो का उच्चारण स्थान क्या है? और रो का, और लो का, और वो का ओष्ठ। अब देखिए यहाँ पर ये 4 में से 2 ऐसी क्रियाएं हैं जो कि यो और वो अर्ध स्वर है। अब भाई अर्ध स्वर क्या होता है? इंग्लिश की पढ़ाई चलती थी, पूछ लिया वावेल कितने होते हैं? मैंने बोला मैं नहीं जानता हूँ वावेल कितने होते हैं। मैंने उससे पूछा वावेल का हिंदी क्या होता है? इंग्लिश मीडियम में अक्सर इंग्लिश पे फोकस किया जाता है, हिंदी काफी कमजोर होता है।
लेकिन इतना भी नहीं कहा जा सकता। जो बच्चे, अब बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। अब बच्चे अगर अपना मेहनत एक्स्ट्रा करे, मेहनत कड़ी करे, तो उसकी हिंदी टू इंग्लिश दोनों कन्फर्म इजीली हो जाते हैं। मतलब वो कहीं भी किसी भी ढंग से कोई भी पूछे, उसे हिंदी टू इंग्लिश में समझाने में उसको सहूलियत होता है। इसलिए बच्चों इंग्लिश जब पढ़ें उसका हिंदी जरूर जानने का प्रयास करें। तो मैंने उससे पूछा भावेल का हिंदी बताइए, उसके बाद मैं बता दूंगा। वो चुप हो गया। क्या हो गया? चुप हो गया। बोला मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ता हूँ, सीबीएसई बीपीएससी में। मैं किस में पढ़ रहा हूँ? बिहार बोर्ड की तैयारी पढ़ रहा हूँ, BSEB में। उसके द्वारा मुझसे सवाल किया जाए उसे हिंदी में क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। तो भावेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर्ण वर्ण। क्या कहा जाता है? स्वर्ण वर्ण। अब देखिए स्वर्ण वर्ण जानेंगे लोग तभी ना भाई। हिंदी में स्वर्ण वर्ण 11 होता है। हिंदी में कितना होता है? 11। कहां से कहां तक? ओ से औ तक। ओ आ हसई दुर्गई हसऊ दुर्गऊ, री ए ऐ ओ औ। कितने हो गए? 11 हो गए। लेकिन उसी को कन्वर्ट जब किया जाता है इंग्लिश में तो आ जाता है 5 पे। कितने? 5 पे। वो कौन कौन है? A E I O U, A E I O U। देखिए दोनों व्याकरण है। दोनों क्या है? व्याकरण है। सिर्फ इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण कहा जाता है, और उर्दू में कवायद कहा जाता है। सब सेम है। सब क्या है? सेम है। चाहे व्याकरण हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे बांग्ला हो, असमिया हो, राजस्थानी हो, चाहे कोई भी भाषाएं हो, व्याकरण उसकी क्या होती है? सेम होती है। सिर्फ थोड़ा भेद का अंतर होता है। किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि हिंदी में स्वर्ण कितने हो गए? भावेल कितने हो गए? 11 हो गए। लेकिन इंग्लिश में कितने हो गए? 5 हो गए। है ना अंतर? अब देखिए कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। कॉन्सोनेंट का हिंदी क्या होता है? नहीं पता। कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। यही जब हम इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे और व्यंजन वर्ण की संख्या पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। लेकिन अब देखो दो क्रियाएं लड़ मर करके खत्म कर देता है, पता ही नहीं चलता। अब उसमें एक और बीच में अटका हुआ प्राण है। उस अटका हुआ प्राण का नाम है सेमी भावेल। अब बच्चा सेमी भावेल जब पूछेंगे ना, उसको समझ में सेमी भावेल क्या होता है ना? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि उसे अल्फाबेट की संख्या आपको 26 होता है। कितना? 26। A to Z में कितनी संख्या है? 26, जिसमें 5 भावेल और 21 सेमी भावेल। 26 तो पूर्ण गया भाई। अब यहाँ पर बीच में सेमी भावेल कहां से आ गया? इसलिए वो सोच में पड़ जाता है। तो मैंने कहा भाई सेमी भावेल का हिंदी क्या होता है? तो सेमी भावेल नहीं, सेमी भावेल सेमी भावेल का अर्थ बता दो, सेमी भावेल का मतलब बता दो, है ना? तो सेमी भावेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर। क्या होता है? अर्ध स्वर। और अर्ध स्वर की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। अब अर्ध स्वर की संख्या कितनी होते हैं? 2। वो कौन कौन है? तो W और Y कॉन्सोनेंट भी है और अर्ध स्वर भी है। जैसे मैंने अभी यहां पर चर्चा किया था, यो का मतलब होता है Y, है ना? और वो का मतलब होता है W। अब बहुत सारे इस पर मार हो गए जाते हैं, है ना? क्या हो जाते हैं? मार हो जाते हैं। कहता भैया W से मैंने तो सुना ही नहीं था, भी होता है, आप कैसे कर दिए?
है ना। अब देखिए W से वो और V से वो, मैं तो इंग्लिश पे चलाया भाई, पढ़ा रहा था व्याकरण, लेकिन कुछ जानकारी भी लेना अति आवश्यक है। अब बताइए दोनों क्रियाएं कहाँ करती है। एक जगह हमसे उलझन हो गया था, मैं बच्चों को लिख करके भेज दिया, मतलब वो का इंग्लिश भेज दिया W, और वो जो है दूसरा जो आदमी क्या किया, उसको काट के बना दिया V। बच्चा मेरे पास आया, बोलता है सर V से वो होता है कि W से वो होता है। हम बोले W से ही वो होता है और V से वो होता है। बोला नहीं, हमको तो बोला कि सिर्फ V से वो होता है, W से वो नहीं होता है। मैंने हंसने लगा, भाई ये कैसे हो गया। तो जब मैंने किताब तो पहले भी पढ़ा था, मैंने किताब फिर से खोल के देखा तो दोनों है। तो मैंने समझ गया वो क्रियाएं इसकी पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने इसकी क्रियाएं को पढ़ा, क्या पढ़ा, इसकी क्रियाएं को, कि V से वो क्यों होता है और W से ही वो क्यों होता है। तो मैंने कहा कि जाओ किताब लेकर के खोल के दिखाओ और उससे पूछना, अगर वो मान जाएंगे तो उससे पूछना कि W से वो क्यों होता है और V से वो क्यों होता है, आप ही क्वेश्चन करेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं, हमको डर लगता है उनसे, हम नहीं बोलेंगे। बोले क्यों नहीं बोलेंगे, डरने की क्या बात है भाई, पूछना है तो फिर डरने का कहां पर बात है। तो बोला ठीक है। गया वहां, जब पूछने लगा तो वो जानता ही कुछ नहीं था, तो क्या जवाब देता। जो ये सही से जानता ही नहीं कि W और V से दोनों से वो होता है, वो कहां से याद रखेंगे। तब उस बच्चों को मैंने बताया कि देखिए इसकी क्रियाएं क्या होती है। अगर W आ रहा है और W मतलब वो होता है, तो वो वर्ड में ज्यादा कार्य आएगा, अधिकतर कार्य कहां में आएगा, वर्ड में। जैसे WHAT क्या हो गया, वाट। वाट कैसे होता है, वाक तो पता है ना, वाट। तो नाम में जैसे सॉरी वर्ड मीनिंग में जैसे कार्य करेगा वो, तो उसकी क्रियाएं किससे स्टार्ट होगी, W से। किससे, W से। जैसे वेयर, WHEAR है ना, वेयर, तो वो भी क्या आ रहा है, वेयर, इंग्लिश कार्य है ना। अगर V की क्रियाएं करनी है, V से वो, उसमें नाम की क्रिया आता है, किसका, नाम का। जैसे विनोद, V से होगा VINOD, विकास, VIKASH, विकास आएगा, विवेक आएगा ना। तो नाम की क्रियाएं में किसका करेंगे, V का, किसका, V का। और वर्ड की क्रियाएं में W का। अक्सर कुछ कुछ ऐसा आ जाता होगा जिसमें W और V का थोड़ा अंतर होता होगा, लेकिन बाकी कोई ऐसी क्रियाएं नहीं है जो कि नाम में V नहीं करेंगे और W से, मतलब वर्ड मीनिंग में W की कार्य नहीं करेंगे अक्सर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानता, नाम रख दिया विवेक, लिखता है विवेक, विवेक। अब बताइए ये विवेक में भैया, तो विवेक में तो इसमें तो बी क्रिया कर लेगी ना, क्या क्रिया कर लेगी, बी की क्रिया कर लेगी। अब बी की क्रिया कर लेगी, अब विवेक लिखेंगे तो वो से क्रिया कीजिए ना, विवेक लिख रहे हैं है ना। अब विकास, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं विकास, ये विकास थोड़ी है भैया, विकास थोड़ी है, बेकास हो गया, बेकास हो गया, क्योंकि ये वो नहीं हो गया, ये क्या हो गया, बो हो गया, बोन हो गया, तो विकास नहीं हुआ। अब कोई लिखा विनोद, विनोद है ये, ऐसे विनोद होता है, विनोद में वो लगेगा है ना, वो थोड़ी लग जाएगा, तो इसमें वो की क्रिया कर लेगा, बी करेगा है? अब इसमें बोलेगा कि वो मतलब वो बी लगाएगा, ये तो गलत है ना। उसी प्रकार अभी जैसे मैंने बताया W और वो में उसको अंतर ने पढ़ा, तो क्या पता चलेगा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को देखते हुए आप लोग चलेंगे। कोई भी इंग्लिश जब पढ़ाई करते हैं तो उसकी हिंदी की शुद्धता पहचान को लेकर चलेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में आप किसी बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकें। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, उसे अच्छी तरह से समझा सकेंगे।
तो अगला वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन। तत्काल की वीडियो यहीं तक रही और इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हेलो, ओ छपेरे, ये नागिन तो खुलेआम नाच रही है। अब कुछ ना होने वाला, आप भी वो घर छोड़ दो। क्या? अब घर तो मैं छोड़ नहीं सकता। Oh no! हाँ जी, क्या हो गया? घर में चार बन के घूम रहे। हाँ जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तेरे लिए नया लहंगा लाया हूँ। क्या? अब दिखाओ तो सही। ये देख, देखने में तो अच्छा लग रहा है। वैसे कितने का है? पूरे 5,000 का लहंगा है ये। इतना महंगा? हजार के खूब मिले बुध बाजार में। ला, इधर दे, वापस करके आता हूँ। अब क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? क्या बनाया आज खाने में? खिचड़ी बनाई है। लाऊं? खिचड़ी मिर्च वाला खाना। जा, मेरे लिए छोले भटूरे बना कर ला। छोले भटूरे खाने? खुद जाके बना लो। आए बड़े, तुझे तेरी माँ की कसम है जो आज तूने छोले भटूरे नहीं बनाए। Oh, no. लो, खा लो। हाँ जी, आपको आपकी माँ की कसम है जो आपने ये छोले भटूरे खाए।